गिवन हेडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है उसमें, वो चीज़ आप लोगों को रिवाइज करनी है। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज़ किसने बनाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, कैसे बनाया था, क्या क्या स्टोरीज़ हैं एंड एवरीथिंग। सबको आ रही है आवाज़ समझ में? ठीक है बेटा। सो फर्स्ट है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। 11th में फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही मिलेगा आपको, तो 9th का जो भी है वो 11th में जाके मिलता है आपको। ऑलराइट, तो बहुत ध्यान से समझना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरीज क्या थी और क्या क्या था इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दैट इज डिस्कवरी ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, जिसका दूसरा नाम क्या था बेटा? इसको हम लोग क्रुक ट्यूब्स भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? इसको हम लोग क्रुक ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ सी हुआ क्या था, जो क्रुक थे, क्रुक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ग्लास की बनी हुई ट्यूब ली। इवन तो इन्होंने बनाया, बनी हुई ट्यूब नहीं थी, बनाया इन्होंने, ग्लास की बनी हुई ट्यूब बनाई जो कि इस शेप की थी। इसमें एक वैक्यूम पंप डाल दिया, दिस इज़ वैक्यूम पंप। अब इस वैक्यूम पंप का फ़ायदा क्या था कि जो भी इसके अंदर गैसेस थी, ठीक है, जो भी इसके अंदर गैसेस थी उसको पहले इसको इवैक्यूएट किया, बाहर निकाला, और उसके बाद इसको अंदर फिल किया। तो अंदर जो गैस डाली गई दैट वाज नियॉन गैस। क्लियर? दिस इज द वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। नाउ सी, अब इन्होंने क्या किया, कुछ मेटल प्लेट्स लिए, दीज आर द मेटल प्लेट्स। इन मेटल प्लेट्स को इस तरह से इसमें फिट कर दिया। नाउ दीज मेटल प्लेट, इसको हम क्या बोलेंगे? मेटल प्लेट, जिसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोड। याद रखना, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? दीज आर द मेटल प्लेट्स। ऑलराइट, ये क्या होते हैं? मेटल प्लेट्स। क्लियर हुआ? सो मेटल प्लेट का दूसरा नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोड्स। इन्हें हम इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। और इसको कनेक्ट कर दिया विद अ हाई पोटेंशियल बैटरी, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज रखा गया इस तरह से, और बीच में डाल दिया एक वोल्ट मीटर, ताकि अगर इसमें कोई करंट फ्लक्चुएट होता है तो हमें पता लग जाए। क्लियर है? अब ये जो वोल्टेज रखा गया अराउंड 10,000 वोल्ट, कितना रखा हमने? 10,000 वोल्ट का रखा है इसमें। क्लियर है? तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस वजह से ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? नेगेटिव। क्यों ऐसा कहा? ऐसा क्यों कहा हमने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, और जो पोटेंशियल यहाँ पर है वो पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। बात आ गई समझ में? ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, इस पूरे सेटअप के अंदर इन्होंने क्या किया, अंदर के साइड पे इस तरह से लाइनिंग की, कोटिंग की। दिस इज कोटेड। समझ पा रहे हो? इसको पूरे अंदर से क्या कर दिया इसने? कोटेड किया। और किससे कोट किया इन्होंने? कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल से, फ्लोरोसेंट मटेरियल। अब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल जो इन्होंने इस्तेमाल किया था दैट वाज जिंक सल्फाइड। अच्छा, क्या मतलब होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल का? फ्लोरोसेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो ग्लो पैदा करते हैं अगर उस पर छोटा सा पार्टिकल भी हिट करे तो। बात समझ में? जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक प्रोटॉन को छोड़ता हूँ और वहाँ दीवार पर टकराए, क्या हमें दिखाई देगा? नहीं। लेकिन अगर इस पे जा रहेगा, टकराएगा, तो वी कैन सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, और इस पूरे कंडीशन को माइक्रोस्कोप से दोनों साइड से ऑब्जर्व किया जा रहा था। बात क्लियर हुई? तो ये बातें इन्होंने की, इस तरह का सेटअप बनाया इन्होंने, विलियम क्रुक ने फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम बनाकर अब इन पे कहानी स्टार्ट की। पहला इन्होंने क्या देखा? इन्होंने फर्स्ट चीज़ देखी, जो इसके ऑब्जर्वेशन थे वो इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। अच्छा, एक और चीज़ देखिए आप इसमें, आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो। व्हाट आर द वेरिएबल थिंग्स हियर? सिर्फ एक वैक्यूम पंप ही तो है जो वेरी कर रहा है। इससे आप प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, तो बस एक ये लौती एक ऐसी चीज़ थी जो हम लोग यहाँ पे चेंज कर पा रहे थे कि प्रेशर को चेंज करके देखते हैं क्या होगा। अंदर इसने कौन सी गैस भर दी? नियॉन गैस। तो नियॉन गैस के पार्टिकल इस तरह से मूवमेंट कर रहे थे अंदर ही अंदर। इज इट क्लियर? अब देखो इनके ऑब्जर्वेशन क्या थे। पहला ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन बनाए इसने।
पहला ऑब्जर्वेशन ये था, व्हेन द प्रेशर inside the tube, कितना रखा, 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. व्हेन द प्रेशर इज इनसाइड द ट्यूब इज 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर. नाउ सी, जब अंदर प्रेशर कितना रखा गया बेटा, व्हेन द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. तो जब इतना प्रेशर रखेंगे तो इसने देखा नो करंट फ्लोज, कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, बट ग्लो अपीयर एट एनोड, एट पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, एट पॉजिटिव एंड. मतलब जब इसने देखा कि प्रेशर अगर मैं इतना कर देता हूं तो अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, मतलब इस वोल्टमीटर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ग्लो अपीयर हुआ, एक ग्लो, एक चमक दिखाई दी. ठीक है, वो चमक कहाँ से थी, ऐसे करके यहाँ तक जा रही थी. बात समझ में आई, इस तरह से, जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स हैं तो इसमें टकरा के इस तरह से चमक जा रही है. जैसे लाइट जाती है, लाइट की बीम देखा ना आपने, जैसे शूटिंग स्टार्स होते हैं, शूटिंग स्टार एक बार यूँ करके निकलते हैं, वैसे यहाँ पर भी ग्लो होता हुआ आगे की तरफ जाता दिखाई दिया. ये उसने ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्वेशन मतलब जो उसने देखा. ऑलराइट, जो उसने देखा. क्लियर हुआ ये बात? अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों ऐसा हुआ, कहाँ से ऐसा हुआ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं. जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं इसके बाद पूछना, पहले कंप्लीट करते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड इसका ये आया, व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए टू 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर, अगर प्रेशर इतना कर दे 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर कर दें हम इसको, देन उसने एक ऑब्जर्व की कि करंट फ्लोज एंड ऑरेंज ग्रीन ग्लो अपीयर. बात क्लियर हुई? जब उसने प्रेशर को कम कर दिया 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर की तरफ, तो उसने दो बातें नोटिस की. करंट भी दिखाई दिया, वोल्ट मीटर में फ्लक्चुएशन हुआ, दूसरी बात ग्लो भी अपीयर हुआ, चमक भी दिखाई दी आती हुई. और कौन सी कलर की लाइट दिखाई दी उसको, ऑरेंज ग्रीन, ज़्यादा सही कहें फेंट ऑरेंज ग्रीन कलर की लाइट दिखाई दी. कौन सी? फेंट मतलब हल्की, फेंट ऑरेंज ग्रीन. ठीक है. थर्ड उसने ये बात की, व्हेन द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इस बार, तो कोई भी करंट और कोई भी ग्लो नहीं दिखाई दिया. नो करंट एंड नो ग्लो अपीयर, ना ही कोई करंट दिखाई दिया और ना ही कोई ग्लो अपीयर दिया. ये सारी बातें ऑब्जर्व की गई बाय द क्रुक के द्वारा. पूरा नाम था विलियम क्रुक. तो विलियम क्रुक के द्वारा ये सारी बातें ऑब्जर्व की गई. लेकिन हम विलियम क्रुक को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जानते हैं, दैट इज़ इस सेटअप के लिए. ये जो ट्यूब बनाई गई है दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब, और इसी के लिए कहा गया. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नोट डाउन फास्ट. सो इतनी बात कही थी आपके विलियम क्रुक ने, और इसके बाद एक और चीज़ आपको जाननी ये ज़रूरी है कि विलियम क्रुक ने सिर्फ इन बातों को ऑब्जर्व किया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ऐसा क्यों होता है. फिर भैया इसके बाद आए थे जे थॉमसन. कौन आए? जे थॉमसन. और जे थॉमसन ने इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और इसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. तो अब हम बात करेंगे दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ, सेटअप ये रहने देता हूँ मैं, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज. कैथोड रेज की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई थी और किसने दी थी? यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो साइंटिस्ट के नाम बताए जाए कि किसने क्या दिया था. तो इन साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको कहा था, दैट वाज जे थॉमसन. ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज ऑल्सो फॉर दिस डिस्कवरी. तो बेटा हुआ क्या
जे थॉमसन, देखो पहले हुआ ये करता था पहले टाइम पे कि अगर किसी ने कोई डिस्कवरी की है, किसी ने कोई नई चीज़ बनाई है, तो वो पब्लिकली सबको बताएगा, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस रखेगा जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट को बुलाया जाएगा और वहाँ पे पब्लिकली बताएगा कि मैंने ऐसा काम किया। उनमें से एक थे जे थॉमसन। वो बोलते मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। क्या नहीं करते? मैं तुम्हारी बात मानते नहीं, ऐसा हो सकता है। वो घर गए और लगभग 5 से 6 साल लिया ट्यूब बनाने के लिए। इतना टाइम लगेगा क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत ही है ग्रुप की, तो इतना टाइम लगा उसको सेटअप करने में, सब कुछ करने में, इस पूरा अपरेटस बना के। फिर उन्होंने देखा इस चीज़ को कि ऐसा होता है, तब उन्होंने माना कि ऐसा था। फिर उनके दिमाग में बात आई ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने इस पर रिसर्च स्टार्ट की और फिर अपनी पूरी डिस्कवरीज़ के बारे में समझाया। और क्या क्या था उनके डिस्कवरीज़ में, वो सारी बातें अब देखते हैं हम लोग। क्लियर है? नाउ सी, तो पहले सेटअप तो उन्होंने यही रखा, बस थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। जो पॉजिटिव एंड है उसको इन्होंने नाम दिया दैट इज एनोड, और जो नेगेटिव एंड था उसे नाम दिया इन्होंने कैथोड। ठीक है, अब जरा देखो, ये 3 बातें थी। प्रेशर उन्होंने कम ज़्यादा करके देखा था, सारी बातें हुई। अब इन्होंने बोला कि अगर प्रेशर को मैं 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर करता हूँ, 0.001 एटमॉस्फेयर, 10⁻⁻² का मतलब 0.001 एटमॉस्फेयर, अगर इतना प्रेशर मैं करता हूँ तो मुझे करंट दिखाई दे रहा है और ग्लो भी दिखाई दे रही है। ये 2 बातें हो रही है। तो बेटा ये बात बहुत जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द करंट। करंट होता क्या है? करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी और करंट। ठीक, और इनके बीच में अगर कॉलिजन होता है तो एनर्जी बाहर निकलेगी और वो एनर्जी किसी न किसी लाइट या वेव या फिर आपके ग्लो की फॉर्म में दिखाई दे रही है। ये पॉसिबल है। जैसे 2 पत्थर को टकराते हो आपको चिंगारी दिखाई देती है, और वो कौन सी कलर की होती है? रेड, ऑरेंज, येलो, इस तरह की मिलती है ना। तो कॉलिजन से लाइट भी प्रोड्यूस होती है। एक्चुअली वो लाइट थी क्या? वो लाइट थी एनर्जी की फॉर्म जो वहाँ से ट्रांसफ़र हुई किसी न किसी और फॉर्म में। क्लियर? तो उन्होंने इन बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अंदर गैसेस हैं। अंदर क्या है बेटा? गैसेस हैं। अंदर ये गैसेस भरी हुई, और कौन सी गैस भरी हुई थी? नियॉन गैस। अब जरा बात को समझना आप ढंग से कि हो क्या रहा था। उनको जो ग्लो दिखाई दिया था वो इस साइड दिखाई दिया, अंदर की तरफ। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कैथोड से ज़रूर कुछ ना कुछ निकला होगा जो इस साइड पे टकराया हो, या कैथोड से निकल के कुछ ऐसे आगे की तरफ जा रहा हो। 2 पॉसिबिलिटी। बात समझ में आई? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कुछ रेज हैं जो यहाँ से आई और कैथोड पे डिपॉजिट हुई, और वो रेज आगे की तरफ मूव कर रही हैं। भाई अगर ग्लो, मैं बोलता हूँ तुम्हें ग्लो वहाँ दिखाई दे रहा है, तो एक सीधी सी बात है कि यहाँ से टकरार कुछ वहाँ पे टकराया होगा, तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, यहाँ से यहाँ आई होगी। अगर तुम्हें बोलते हैं कि मेरे को कोई टकरा रहा है, यहाँ कोई ग्लो दिखाई, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ से कुछ चीज़ आ रही है ना। तो अगर इस साइड ग्लो दिखाई दे रहा है उसको, तो इसका मतलब क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ से नहीं, कुछ ना कुछ निकला होगा। क्लियर है बात? ठीक, तो उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कैथोड साइड से सम रेज आर ओरिजिनेटेड, कैथोड से कोई रेज ओरिजिनेट हुई जो इस पार्टिकल को टकराई, जो अंदर गैस के पार्टिकल थे उससे टकराई। ठीक है, और टकरा क्या, वो क्या हुई, यहाँ पर आ गई, और इसकी वजह से आपको इसके बैक साइड पे फ्लोरोसेंट ट्यूब पे कुछ चमक दिखाई दी। और वो चमक कौन सी थी बेटा? फेंट ऑरेंज कलर। ठीक है, इससे उन्होंने एनालाइज किया। अब इस साइड पे टकरा रही है, इस साइड पे ग्लो दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से निकली होगी। पहली बात समझ में आ गई? सेकेंड, अब उसने बोला कि करंट कैसे फ्लो हुआ। करंट कैसे फ्लो हुआ? फिर ट्यूबलाइट देखते हैं, सेम सेटअप है। ट्यूबलाइट में भी 2 तरफ एंड्स होते हैं, जहाँ मेटल प्लेट है, बीच में क्या होता है? खाली। अगर मैं सॉकेट के अंदर 2 वायर डाल दूँ और यूँ पकड़ के खड़ा हो जाऊँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन यूँ टच कर दूँ तो क्या होगा उस केस में? करंट लगेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूँ तो नहीं लग रहा। यहाँ पे सेम सेटअप है, लेकिन दोनों चीज़ हो रही है, और ट्यूबलाइट के अंदर भी सेम सेटअप है, दोनों चीज़ हो रही है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो सारा खेल है प्रेशर का, वो सारा खेल है प्रेशर का। अगर देखो किसी न किसी चीज़ को मूव करने के लिए मूव में आपको किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो पार्टिकल बिल्कुल क्लोज हो गए, पार्टिकल बहुत क्लोज हो गए। तो ये पार्टिकल अगर क्लोज हो जाए, सपोज करो ये पार्टिकल यहाँ पे क्लोज हो गए, इस तरह से हो गए, तो यहाँ से कोई लाइट आई भी, चलो इसको टकराया भी, दूसरा मेटल प्लेट यहाँ पर है, क्या ये यहाँ से यहाँ तक जंप कर पाएगा आसानी से? नहीं। तो नेक्स्ट वाले केस में समझ में आ गया, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, पार्टिकल पास में आ गया जी, और पास में आने की वजह से क्या हुआ कि कोई रेज आई तो इनको आयनाइज कर गई। अब आयनाइज करना क्या होता है अभी समझाता हूँ आपको।
कि ये तो फिलहाल न्यूट्रल है, नियॉन इज अ न्यूट्रल स्पीसीज। अब इसमें चार्ज आएंगे तभी तो बात होगी। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक बुलेट लेता हूँ और इसको शूट करता हूँ, इसको, ठीक है। जब शूट किया तो इसको यहाँ से टकरा के गई, अंदर से क्या निकला बेटा? ब्लड। अगर मैं दीवार पे मारता तो क्या निकलता? जो जिसके अंदर जो है वही निकलेगा। एक एटम के अंदर क्या हो सकता है? एक एटम के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही चीज़ हो सकती हैं। फिलहाल हम उसी की डिस्कवरी बात कर रहे हैं। तो इससे पहले डल्टन ने ये कहा था कि एटम कैन नॉट बी डिविजिबल। एटम कैन नॉट बी डिविजिबल मतलब एटम ही सबसे छोटा है, उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। और तो ये बात गलत कैसे प्रूफ हुई, यहाँ पे समझना आप ढंग से, कि जैसे यहाँ से फास्ट मूविंग रेज आई, और रेज की जो स्पीड होती है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर थी। तो जैसे यहाँ से टकरा के कोई चीज़ आई तो वो इस पार्टिकल पर टकराई, और इस पार्टिकल पर टकराई तो उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इसके ऊपर चार्ज डेवलप्ड हो गया, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। किसी पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, किसी पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था। जिस पे इक्वल होगा वो तो न्यूट्रलाइज हो गया होंगे, जिस पे मान लो एक पार्टिकल पे ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। बात क्लियर है? अब देखो क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज आगे वाले नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूट्रलाइज हुआ। आगे वाला पॉजिटिव चार्ज होगा कोई, वो आगे की तरफ जंप करेगा। तो इस तरह से जंपिंग होना स्टार्ट हुआ। लेकिन ये जंपिंग फिलहाल इतने ही रीजन में बाउंडेड हो गया क्योंकि गैप ज़्यादा बड़ा हो गया। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ बेटा यहाँ से वहाँ तक जंप कर, शायद नहीं हो, लेकिन बोलूँ यहाँ से यहाँ जंप कर, शायद हो जाए। हर एक पार्टिकल के अंदर खुद की कुछ एनर्जी होती है, उसी के अनुसार तो काम करता है। बात क्लियर हुई? तो थर्ड वाला पॉइंट का रीज़न समझ में आ गया कि क्यों करंट और क्यों ग्लो नहीं दिखाई दिया। पहला रीज़न ये। अब जरा इसको समझते हैं। जब प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर दिया, काफ़ी कम है प्रेशर, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर दिया, काफ़ी कम प्रेशर है। इस प्रेशर के अंदर गैसेस बिल्कुल दूर दूर चलेगी। फिर से रेस टकराई है, जिसकी वजह से, टकराने की वजह से कॉलिजन हुआ, जिसकी वजह से चमक पैदा हुई, तो ग्लो तो दिखाई दिया। लेकिन क्या करंट पॉसिबल हो पाएगा? करंट के लिए तो मूवमेंट होना ज़रूरी है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं क्योंकि पार्टिकल्स दूर थे। तो अब अगर प्रेशर हमने कर दिया 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, ना ही ज़्यादा किया ना ही कम किया, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि पार्टिकल्स अब दूर भी नहीं है, ज़्यादा चिपके हुए भी नहीं है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, लाइक इन दिस मैनर। अब यहाँ से रेज आई, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से रेज आई इस तरह से, और इस रेस ने क्या किया, यूँ टकराई। किससे टकराई बेटा? इन पार्टिकल से टकराई। इन पार्टिकल पे टकराई। कौन से पार्टिकल हैं? नियॉन गैस के पार्टिकल हैं। जैसे ही इस पर टकराएगी तो क्या होगा अंदर? ये आयनाइज हो जाएंगे, मतलब ये चार्जेस में डेवलप्ड हो जाएंगे। समझ में आई बात? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में डेवलप्ड हो जाएंगे, लाइक इन दिस मैनर। इज इट क्लियर? ये बात बड़े ध्यान से समझना है आपको। और इस फिनोमेना को कहा गया आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, ठीक है, ऑफ गैस। या गैस थी तो गैस को आयनाइज किया हमने, तो द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन डेवलपिंग इनटू द चार्जेस या फॉर्मिंग चार्जेस, दैट इज फॉर्मिंग चार्जेस, कि चार्जेस में डिसोशिएट हो जाए। अब यहाँ से कौन सा पार्टिकल आ रहा है बेटा? नेगेटिव, वी कॉल्ड एज नेगेटिव रे, ठीक है। अब ये नेगेटिव रे आगे जाके टकराई है यहाँ पर, लेकिन जब ये इस पार्टिकल से टकराई है तो कॉलिजन हुआ, आयनाइजेशन हुआ। इस आयनाइजेशन की वजह से इसको कौन सी कलर दिखाई दिया? ऑरेंज ग्रीन कलर दिखाई दिया। ये किसकी वजह से दिखाई दिया? टक्कर की वजह से, कॉलिजन की वजह से। पहला पॉइंट क्लियर हुआ ये बात सबको? सेकंड पॉइंट, करंट कैसे फ्लो हुआ जी? तो करंट की फिलॉसफी समझो। करंट फ्लो होने के लिए देखो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पहुँचा, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज देखो, इसके कुछ नेगेटिव, यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज होंगे? आइडिया लगा सकते हो? हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज एट दिस एंड? बैटरी से कितने निकले होंगे? 1 मोल। बैटरी से कितने निकले? 1 मोल। इन्फिनाइट, इन्फिनाइट ही पार्टिकल यहाँ से टकराए होंगे, कितने निकले होंगे? इन्फिनाइट निकले होंगे। इन्फिनाइट को न्यूट्रलाइज किया हो गया होगा, और कुछ नेगेटिव चार्ज बच गए, ठीक। ये जो नेगेटिव चार्ज बच गए ये आगे जंप करें, पॉजिटिव की तरह अट्रैक्शन पाएंगे क्योंकि डिस्टेंस दूर नहीं है इस बार। फिर क्या होगा? इसके नेगेटिव चार्ज आगे मूव करें, इसके नेगेटिव चार्ज आगे मूव करें, इसके नेगेटिव चार्ज आगे मूव करें, इसके नेगेटिव चार्ज और आगे मूव करें, इसके नेगेटिव चार्ज आगे मूव करें, और इसके नेगेटिव चार्ज आगे मूव करें, क्योंकि यहाँ पर क्या पॉजिटिव पोटेंशियल है,
ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास पूरा का पूरा, तो मूवमेंट हुआ। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब क्या हो, डिस्टेंस ज़्यादा दूर ना हो और बिल्कुल चिपके ना हो। या तो चिपक जाए तो भी मूवमेंट नहीं होगा, बहुत दूर दूर हो गए तो भी मूवमेंट नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? यही बेटा मेन फिलॉसफी है इनके क्वेश्चंस की। अभी ये स्टोरी नहीं है, ये कंसेप्ट है, आपको अभी बात आएंगी सारी की सारी। तो पहली बात कैथोड रे, अब इनको नाम क्या दिया गया? ये जो रेज निकली है क्योंकि कैथोड साइड से निकली थी इसलिए इसको नाम दिया गया कैथोड रेज। द रेज आर कॉल्ड एज कैथोड रेज। क्लियर है? तो जो क्रुक के बाद थी, क्रुक के सारे कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए? अब मैं एक पॉइंट बताता हूँ, बात को समझना। जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो ये है कि दैट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, कि कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट हुई। सोचो और बताओ, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। टेल मी फ्रॉम वेयर द कैथोड रेज ओरिजिनेटेड। बोलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपका। फ्रॉम वेयर द कैथोड रेज ओरिजिनेटेड। बताओ बेटा, सामने दिख रहा है आपको? कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड प्लेट। बात समझ में? और कैथोड प्लेट पे कहां से आई? बैटरी से आई जी। बात क्लियर हुई? तो फर्स्ट पॉइंट कि कैथोड रेज, जो आपका कैथोड रेज है, आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड प्लेट। पहली बात ये। दूसरी बात समझना है, दो रीज़न है इसके, दो जगह से ओरिजिनेट होती है। एक तो होती है यहाँ से फर्स्ट, सेकंड कहाँ से ओरिजिनेट हुई? बेटा ये जो पार्टिकल जब आयनाइज हुआ था तो इसके पास भी तो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी तो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज भी तो आगे जा सकते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को तो हम कैथोड रेज कह रहे हैं। ठीक है? तो फर्स्ट इज फ्रॉम द कैथोड प्लेट एंड सेकंड इज बाय द आयनाइजेशन ऑफ द गैसेस। ये गैस के आयनाइज होने की वजह से जो चार्ज डेवलप्ड हुए थे इसमें नेगेटिव, वो आगे भी जा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इज ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। बात क्लियर हुई? इट इज ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। ये गैस के आयोनाइजेशन के द्वारा भी ओरिजिनेट हुआ। अब जे थॉमसन ने इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई और इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरह नाम दिया। एक बात याद रखना, कैथोड रे को ही आगे चलकर एक साइंटिस्ट थे स्टोनी, उन्होंने इसको नाम चेंज करके इलेक्ट्रॉन शब्द का नाम दिया। कैथोड रेज वॉज द नेम कैथोड रेज वॉज गिवन बाय जे थॉमसन। ये बात समझ में आ गई? व्हाट आर कैथोड रेज? कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब देखो, these negatively charged particle, these negatively charged, शॉर्ट में लिखा समझ गया ना तुम? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, क्या कहा गया? कैथोड रेज। किसके द्वारा? बाय जे थॉमसन। ठीक है? एंड द टर्म electron was given by Stoney। ये नाम याद रखना बेटा, स्टोनी ने दिया था फॉर कैथोड रेज। कैथोड रेज के लिए जो नाम दिया गया था दैट वाज स्टोनी। ये किसने दिया था? सॉरी, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, इट वाज गिवन बाय स्टोनी। तो अगर आपसे बोलें इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया, तो जे थॉमसन मत कहना भैया, किसने दिया है? स्टोनी ने दी। जे थॉमसन ने क्या कहा था? इसको कैथोड रेज कहा था या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहा था। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ पूरा कि ऐसा क्यों हुआ, जो विलियम क्रुक नहीं बता पाया था। ठीक है? अब इतनी सी बात नहीं है जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इसको नोबेल प्राइज़ देने के लिए बहुत सारे और अदर फैक्टर्स हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। नोट डाउन दिस। मेक श्योर डायग्राम दोबारा बनाया जाए। नाउ सी, डायग्राम हो गया? ऑलराइट सी,
काफ़ी कुछ डिस्कवरीज़ के बाद में कुछ बातें निकल के सामने आई और जे थॉमसन ने क्या क्या चीज़ें बताई वो बात देखते हैं हम लोग। जे थॉमसन ने इस छोटे से पार्टिकल जो इनविजिबल पार्टिकल था, सबसे बड़ी बात ये इनविजिबल पार्टिकल था एक तरीके से, माइक्रोस्कोप में भी देखने पे बहुत मुश्किल से दिखाता है हमें। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, चार्ज निकाला, दैट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे ई नेगेटिव चार्ज होगा, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना कैलकुलेट हुआ, इट वॉज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ दिस। याद करना अच्छे से, क्योंकि आगे फिर न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे ये सारी बातें। कोई बताएगा नहीं तुम्हें इस पर कितना चार्ज होता कितना नहीं होता, ठीक है। देन चार्ज बाय मास रेशियो, दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो। द चार्ज बाय मास रेशियो को हम E बाई एम रेशियो भी कहते हैं। क्या कहेंगे, E बाई एम रेशियो। इट वॉज 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर kg। तो 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर kg, इसका क्या निकला, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है। आगे एक्सपेरिमेंट बताऊंगा किस किसने क्या दिया। द चार्ज जो कैलकुलेट किया गया था, इट वॉज कैलकुलेटेड बाय मिलिकन साइंटिस्ट का नाम था, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सॉरी ये जे थॉमसन ने किया था चार्ज, ऑयल ड्रॉप, नो मिलिकन ने ही किया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चार्ज बाय मास रेशियो जो निकाला था, क्या लिख दिया मैंने, ये इसका है, जे थॉमसन ने किया था ये। द चार्ज इज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन एंड द चार्ज बाय मास रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको। और जो मास था, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किसी से भी कैलकुलेट नहीं हुआ, वो इन दोनों को डिवाइड करने पे आ गया। देखो चार्ज है, चार्ज अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो करेंगे तो मास बच गया, चार्ज से चार्ज कट गया। तो हम लोगों ने मास जो था वो इसकी वजह से निकाला, एंड द मास इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और वी कैन से 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। आप चेक कर सकते हो मास कैसा है, कितना है। द मास इज टोटली नेग्लिजिबल, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टोटली नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू एटम। ये ऐसी बात होगी कि पूरे यूनिवर्स के अंदर एक छोटे से आप हो, या इस अर्थ के अंदर आप हो, तो अर्थ एटम समझ लो, एक इलेक्ट्रॉन आप समझ लो अपने आप को। तो क्या बिहेवियर हुआ, क्या सिचुएशन हुई, आई थिंक यू एनालाइज दिस थिंग। तो इन वैल्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से रखना है। फिर हम बात करेंगे कल जे थॉमसन ने किस तरह से इसका चार्ज निकाला, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके बाद मास कैसे कैलकुलेट किया गया एंड एवरीथिंग, ये कल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू बेटा।